Yes. Okay, so let us start. लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी देखा था कि कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जिसमें हमने समझा था कि द कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज इन विच द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जस्ट होल्ड्स ट्रू, मैकेनिकल एनर्जी basically, and also the non-conservative forces are those in which the law of conservation of mechanical energy doesn't hold true, ठीक है। mechanical energy is not conserved actually, ठीक है। so the whatever work is done against such non-conservative forces is always negative and it always decreases the kinetic energy of the system, ठीक है। ये हमको आगे चल के भी वर्क डन का कंसेप्ट जब हम क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद और डिटेल में हमको समझ में आ जाएगा, नो डाउट। तो यस, यू कैन यू सी व्हाट इज वर्क डन, ये हमको आज के लेक्चर में देखना है। वर्क डन, पावर एंड द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी एंड द रिलेटेड कंसेप्ट्स जो है वो हमको अभी इस लेक्चर के अंदर देखने हैं। ओके, तो व्हाट इज वर्क डन? तो जैसा कि हम जानते हैं ऑलरेडी कि व्हेनेवर सम force acts on the body and this force makes some displacement, the body gets displaced in that direction, in the direction of the force, then we say that some work has been done, okay, on the body by some external force. So therefore we can say that the product of force and displacement is actually called as the work done. तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है उसका, force multiplied by the displacement in the direction of the force. Obviously displacement should take place in the direction of the force only. Sometimes what happens is the number of forces are already acting on the body. कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे होते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल दिस बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय द नंबर ऑफ फोर्सेस लाइक दिस वन और दिस वन, ठीक है। वी कैन जस्ट कॉल इट एज F1, F2 एंड F3 एंड सो ऑन लाइक दैट। बहुत सारे फोर्सेस सपोज काम कर रहे हैं and suppose in under the action of all these forces body is moving in this direction, the displacement of the body takes place in this direction suppose। तो ऐसा अगर है, देखो ठीक से, force is acting in different directions and number of forces are acting on this body but displacement is taking place in this direction। so जब हम इस सिचुएशन में वर्क डन निकालने के लिए ट्राई करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि वर्क डन बाय विच फोर्स वी वांट टू फाइंड आउट, है कि नहीं। सबसे पहला ये क्वेश्चन हमको पूछना पड़ेगा, क्योंकि जो पूछने वाला है वो सिर्फ वर्क डन नहीं पूछ सकता। ऐसे नहीं बोल सकते सिर्फ वर्क डन, फाइंड आउट द वर्क डन। अगर ऐसे अगर पूछ लिया कि फाइंड आउट द वर्क डन, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट इट विल बी द वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स इन दैट केस। ओके, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है, उन दोनों रिजल्टेंट फोर्स के द्वारा किया हुआ जो वर्क डन है वो हमको यहाँ पे इंटरेस्टेड होगा या वो वहां पे पूछा होगा, ये उसका मतलब होगा बाय डिफॉल्ट। बट अगर सपोज मान लिया कि सिर्फ वर्क डन हमको निकालना है, वर्क डन बाय द फोर्स F1, तो इट विल बी डिफरेंट, ठीक है। द आंसर विल बी डिफरेंट। एंड इफ सपोज वी वांट टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फोर्स F2, देन आंसर विल एक्चुअली बी डिफरेंट, ठीक है। तो दोनों के आंसर्स अलग अलग होंगे क्योंकि F1 के द्वारा किया हुआ वर्क डन अलग है और F2 के द्वारा किया हुआ वर्क डन अलग है। यही बात हमको समझनी है कि whenever we try to find out the work done, the first question arises, work done by which force we are interested in finding out। तो जब हम ये क्लियर हो जाता है कि वर्क डन बाय दिस फोर्स इज टू बी फाउंड आउट, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अभी चलो ठीक है, अगर सपोज हमारे पास ये सिचुएशन है कि फोर्स जो है F1 के द्वारा हमको वर्क डन ढूंढ के निकालना है, ठीक है। सो जस्ट फॉरगेट अबाउट F2 फॉर सम टाइम। तो ये F2 के बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे और just focus on F1 here। So suppose we focus on F1 and we can just see that this F1 and S, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच में अगर थीटा इतना एंगल बना हुआ है, ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सपोज, देन वी कैन जस्ट सी दिस फोर्स कैन बी स्प्लिट अप इन टू कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे फोर्स को हम cos theta and F1 sin theta। yes yes yes, so F1 को can be split up into components, one of which will be actually this F1 into cos theta here and the second one will be simply F1 sin theta। okay, तो इस तरह से हमने इस फोर्स को स्प्लिट किया दो कंपोनेंट्स के अंदर। और अभी अगर देखेंगे ठीक से तो इन दोनों में से सिर्फ F1 cos थीटा जो कंपोनेंट है वही वर्क डन कर रहा है, ठीक है। बट दिस F1 sin थीटा कंपोनेंट जो है वो कुछ भी वर्क डन नहीं कर रहा है, तो क्योंकि उसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है, बराबर।
तो उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है। जिसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसी कंपोनेंट को हम डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हमको वर्क डन मिल जाएगा W, which is going to be equal to F1 cos theta into displacement, that is S. Okay. This situation can also be tackled in a somewhat different way. See, I will just draw the same diagram once again. Suppose this is the body and the displacement is taking place in this direction here. This is the displacement and the force is acting on this body in this direction. Here we can call it as F1. Okay. F1 bar, which is inclined at an angle theta here. Yes. Okay. अभी suppose यहाँ पे instead of resolving the force, ठीक है, we can just resolve this displacement also. मतलब अभी देखो displacement को resolve करने का मतलब क्या है कि अगर ये force मतलब ये displacement जो ये body जो है वो इतना distance इस तरफ गया है तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि कुछ distance वो इस तरफ गया होगा। अगर मान लो कि यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मतलब सपोज ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, सपोज मैं रेड कलर का मार्कर यूज करता हूँ, ओके, सपोज ये जो डायरेक्शन है F1 का, तो उसको अगर मैं रेड कलर के मार्कर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट का जो और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन भी मैं मार्क कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे इस तरह से ये दो डायरेक्शन हमने यहाँ पे इमेजिन किए हैं। ओके, अभी अगर मान लो कि इस डिस्प्लेसमेंट का जो टर्मिनल पॉइंट है वहां से अगर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इसके ऊपर फोर्स वेक्टर मतलब फोर्स को एक्सटेंड करने वाली लाइन के ऊपर, और इधर से ही हमने डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर से यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस तरह से यहाँ पे। ओके, तो दीज आर द टू परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम दिस डिस्प्लेसमेंट on these two directions. One is along F1 and other one is perpendicular to F1. Again, we can just see that if we just consider the component of this displacement in the direction of this force here, we can just call it as S cos theta. Can you understand this? S cos theta. Okay. Yes, sir. Yes. So this will be S into cos theta, and the another one, ये दूसरा जो कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट का, S sin theta. yes, उसको हम बोल सकते हैं S into sin theta in this way. But as we already know that is S sin theta is a displacement which is not produced by the force F1 here. तो इस F1 ने ये displacement produce नहीं किया है. It may be produced by another force, ठीक है, maybe, but ये जो F1 ने produce किया हुआ जो displacement है वो सिर्फ S cos theta है। तो इसलिए F1 के द्वारा किया हुआ जो वर्क डन है वो निकालने के लिए हमको इस F1 को मल्टीप्लाई करना होगा उसके डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उससे, जिसके वजह से हमको यहाँ पे फाइनली वर्क डन का फॉर्मूला मिल जाएगा, this F1 which is to be multiplied with S cos theta as a final, which is already same as this one only. तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि we can just find out the work done in two different ways, in which one of which first of all we can just resolve the force into components and just consider the component of the force along displacement and multiply together and get the work done. Or in the second method we can just resolve the displacement in two different components and just consider the component of displacement along the force and multiply them together and get the work done as a final. And in both of the cases we are going to be the same, get the same result here. तो यहाँ पे हमको सेम ही रिजल्ट मिलने वाला है और इसीलिए इस रिजल्ट को हम कैसे लिखते हैं, तो इसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देते हैं. So this force vector can be expressed as F bar and this displacement vector can be expressed as S bar. S bar. The product of F bar and S bar will actually give us the work done because dot product is defined in this way only. So दो vectors का dot product हमेशा उन दोनों के magnitudes के और cosine of angle between them के product के बराबर define किया जाता है. The dot product of two vectors is always defined as the product of their magnitudes and cosine of angle between them. And
hence this Fs cos theta can be represented as the dot product of F bar and S bar, which will be actually the work done in this case. Yes, so this will be the formula to used when the force and displacement are not in the same direction. If they are inclined at an angle theta, then we can just use this formula for finding the work done. No doubt, if they are already parallel to each other, अगर force और displacement अगर दोनों same direction में है, तो या वहां पे डॉट प्रोडक्ट के बदले सिंपली उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट यहाँ पे अपीयर करेगा, क्योंकि वैसे भी थीटा 0 होगा, तो थीटा 0 होने की वजह से cos 0 1 बनेगा, और उसकी वजह से जो वर्क डन है वो सिंपली F इंटू एस बनेगा अगर थीटा 0 है तो, ठीक है। बट अगर थीटा 0 नहीं है तो उस केस में हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करके ही वर्क डन निकालना होगा जरूर, तो ये हमको समझना है। ओके, तो इस इन सब सिचुएशंस के अंदर हमने ये भी देखा कि द फोर्स इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ पे फोर्स एटलीस्ट कांस्टेंट तो है, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे F बार डॉट S बार या F इंटू एस ले पा रहे हैं, नो डाउट। लेकिन क्या होगा अगर फोर्स वेरिएबल होगा, उसमें भी क्योंकि फोर्स जो है वो स्टेप बाय स्टेप भी चेंज हो रहा हो सकता है या कंटिन्यूअसली चेंज होने वाला भी हो सकता है। मतलब सपोज फोर्स जो है, फोर्स इज जस्ट चेंजिंग लाइक दिस, सपोज ये इस तरह से अगर चेंज हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। पहले वो सपोज 5 था, फिर 10 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 20 हो गया, तो फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। यहाँ पे डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है, देखो ठीक से, वही मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पे कि समझो उसने 5 न्यूटन ये जो फोर्स है, इस फोर्स ने सपोज ये 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया, सपोज यहाँ पे, फिर ये जो है ये सपोज 4 है, ये सपोज 6 है, ये सपोज 8 है, और आगे जाके ये जो है वो 10 है। मतलब समझो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि फोर्स जो है वो बढ़ता जा रहा है, बट इस ये फोर्स जो बढ़ता जा रहा है कांस्टेंट, हाँ एटलीस्ट वो इस इंटरवल में तो कांस्टेंट है ना, इस इंटरवल में कांस्टेंट है। ये फोर्स यहाँ पे इस इंटरवल में अगेन कांस्टेंट है, इस इंटरवल में फिर से वो कांस्टेंट है, इस इंटरवल में फिर से कांस्टेंट है, और इस इंटरवल में फिर से कांस्टेंट है। तो ऐसे 5 इंटरवल्स ऑलरेडी बने हुए हैं जिनके अंदर वो कांस्टेंट है। तो ऐसे केस में हमको वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इन द फर्स्ट इंटरवल whatever is the work done can be found out by just multiplying this force by the distance traveled in that interval at least। तो इस इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है, तो हम बोलेंगे 2 मीटर, तो इसलिए 5 into 2 will be the work done in the first step here, which will actually be the area of this rectangle in short, you can just see। And at the same time, if we just want to find out the work done in the second interval, then second interval also has 2 meter distance, and force acting on that particle was 10 Newton, and hence 10 Newton multiplied by 2 meter will be actually the work done in this case। So 10 multiplied by 2 will be the work done in this second interval, which can again be found out by just area, ठीक है, area of this rectangle 15 by 2, 15 into 2 सॉरी। यस, तो थर्ड इंटरवल जो है वो भी फिर से 2 मीटर का ही है, लेकिन ये 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट जो है वो कौन से फोर्स ने किया है, तो कहेंगे 15 न्यूटन फोर्स ने किया है। तो इसलिए 15 न्यूटन फोर्स शुड बी मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट व्हिच हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय दैट फोर्स एक्चुअली, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट हमको स्टार्टिंग से नहीं लेना है, ठीक है, स्टार्टिंग से वो तो चलो ठीक है, कोऑर्डिनेट वन की वजह से वो स्टार्टिंग से मेजर करने पड़ेंगे, लेकिन हमको उस फोर्स, वो फोर्स जिस इंटरवल में काम कर रहा है उसी इंटरवल को उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से, and that will again be the area of rectangle, okay, in that interval here in this way। Again we can just see the 20 Newton force produces the work done of okay, so this 20 Newton force again produces the work done which is given by this 20 multiplied by 2 once again here, and last is 25 Newton force will produce a 150 हो जाएगा टोटल। Yes, yes. So total will be 150 joule. So in this way, we can just find out the work done as a final. In case when the force is just changing, but not continuously, but it is changing in parts or in steps like this. तो ऐसे अगर स्टेप बाय स्टेप अगर फोर्स चेंज हो रहा है, तो उस केस में हमको क्या मिलता है, वर्क डन कैन बी फाउंड आउट इन 2 ways। Either we can just find it out by using the summation of fi into si, ठीक है, from I equal to 1 to n
इन जनरल। यहाँ पे I इक्वल टू 1 to 5 है, 5 ही स्टेप्स है यहाँ पे, तो इसलिए इस यहाँ पे जो फोर्स काम कर रहा है उसको हम F1 बोल सकते हैं, और उसने जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया उसको S1 बोल सकते हैं। तो F1 S1 प्लस F2 S2 प्लस F3 S3 प्लस F4 S4 प्लस F5 S5. In this way we can just find out the work done. Or the second method is just to find out the area under this curve, whatever it may be. कैसा भी जैसा भी कर्व हो, तो उसके नीचे का जो एरिया है वो एरिया अगर हम फाइंड आउट कर देंगे तो भी हमको इनडायरेक्टली वर्क डन मिल जाएगा आराम से, ठीक है। इफ सपोज द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एक्सप्रेस्ड ग्राफिकली हियर, सपोज द ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज गिवन here, in that case we can just find out the area under this force displacement graph and get the work done directly. So this is another method to find out the work done, but this will be used only when force is changing in steps, right? अगर ये फोर्स स्टेप्स में चेंज हो रहा है तो हम ऐसा कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन अगर फोर्स स्टेप्स में नहीं चेंज हो रहा है बल्कि इट इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली अकॉर्डिंग टू सम इक्वेशन which may be given, just like force depends on displacement, like F is equal to x square या x cube, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा सर। yes, so in that case क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट नहीं, इंटीग्रेट। यस सर। आपने क्या कहा सर? रिपीट। नहीं आपने क्वेश्चन क्या कहा? इंटीग्रल ऑफ df हो जाएगा वो। See here, if suppose the force is changing like this, suppose force is changing according to some equation like x square, समझो फोर्स जो है उसका इक्वेशन हमको मिला हुआ है just like x square plus 4 न्यूटन, तो जिसका मतलब यह है कि फोर्स जो है वो एक्चुअली x कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है। तो x कोऑर्डिनेट जो भी होगा, मतलब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सपोज 2 है, 3 है, 4, 5 एंड सो ऑन लाइक दैट। तो जैसे जैसे x कोऑर्डिनेट बदलता जाएगा तो वैसे वैसे फोर्स भी उसके ऊपर डिपेंड करेगा और वो भी बदलता जाएगा। लेकिन x जो है वो तो कंटिन्यूअसली बदलने वाला है, 0 के बाद क्या होगा, वो डायरेक्ट 1 नहीं होने वाला। तो x का जो वैल्यू है वो 0 के बाद 0.1, 0.2, 0.3, मतलब वो बिल्कुल रियल नंबर सिस्टम के अंदर कंटिन्यूअसली चेंज होने वाला है। तो जब ऐसा कंटिन्यूअसली चेंज होने वाला नंबर होता है तो उसको उसके ऊपर डिपेंड करने वाला जो फोर्स है वो भी कंटिन्यूअसली चेंज होगा। देखो ये ग्राफ जो कैसा है, तो ग्राफ बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है ना, इसको कोई भी कॉर्नर्स नहीं है जैसे इसको थे। तो जब कॉर्नर नहीं होते हैं तो ऐसे केस में हमको क्या करना पड़ता है, इफ यू जस्ट वांट टू फाइंड आउट द एरिया अंडर दिस कर्व, तो उसके लिए हमको एक छोटा स्ट्रिप कंसीडर करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे एक छोटा स्ट्रिप हमने कंसीडर किया जिसको हम x का पार्ट होने की वजह से उसको dx बोल सकते हैं। dx is going to be the thickness of this strip here, and if we just want to find out the work done in this small interval, then we'll have to find out the product of the force at that time। मतलब इस इंटरवल के अंदर जो फोर्स रहा होगा जिसको हम एटलीस्ट इस इंटरवल के ऊपर कांस्टेंट बता सकते हैं। कांस्टेंट इस इंटरवल के इंटरवल ही इतना छोटा हम ले लेंगे जो उसका फोर्स का जो वैल्यू है वो इस इंटरवल के ऊपर एटलीस्ट कांस्टेंट कहा जा सकता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस फोर्स को इस इंटरवल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस f into dx will actually be the very small work done which is done in this small interval here। तो इस इंटरवल के अंदर किया हुआ जो वर्क डन है उसको हम dw डिनोट कर सकते हैं, but it will be very small work done which is done by this force in this interval dx, and this interval is going to be very very small। but now सवाल पैदा होता है कि क्या सिर्फ इतना ही एक ही इंटरवल है? नहीं, बहुत सारे इंटरवल्स ऐसे रहने वाले हैं। सो हर इंटरवल के अंदर किया हुआ जो वर्क डन है वो हमको इस तरह से f into dx करके मिल जाएगा। Summation of areas। Yes, and when we will just multiply, means add all these work dones in all such intervals, then we'll have to we will get the work done, total work done by such a variable force here। तो इसका मतलब ये वेरिएबल फोर्स के द्वारा किया हुआ वर्क डन निकालना मतलब एक तरह से इस कर्व के नीचे का एरिया निकालने के जैसा है, जो कि हमने यहाँ पे भी ऑलरेडी देखा। ठीक है, यहाँ पे भी हम एरिया निकाल रहे थे और यहाँ पे भी हमको एरिया निकालना है। सिर्फ यहाँ पे जो है ना स्टेप्स फाइनाइट है, तो स्टेप्स फाइनाइट होने की वजह से क्या होता है कि हमको एरिया निकालना समेशन से वो हो जाता है। कुछ पांच स्टेप्स है या 6 स्टेप्स है तो वो हम आराम से निकाल सकते हैं, नो डाउट। तो जब फाइनाइट स्टेप्स होते हैं तो समेशन से हमको एरिया मिल जाएगा, नो डाउट। लेकिन अगर स्टेप्स फाइनाइट नहीं है, जैसे आप यहाँ पे देखो
ये बहुत सारे स्टेप्स है, और ये भी स्टेप्स इतने नहीं है कि जो हम काउंट कर सकते हैं, इनके बीच में भी बहुत सारे स्टेप्स रहने वाले हैं इंटरमीडिएट, जिनका थिकनेस इतना छोटा होगा जिसको हम बोल सकते हैं वैनिशिंगली स्मॉल। वैनिशिंगली स्मॉल मतलब इतना छोटा जो इट इज जस्ट अबाउट टू वैनिश। तो इतना इस तरह से ये जो फोर्स जो है वो इस तरह से चेंज हो रहा है, जो दो इंटरवल्स के बीच में कोई गैप ही नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक इंटरवल अलग है, दूसरा इंटरवल अलग है, तो ये बिल्कुल कंटिन्यूअसली चेंज होता जा रहा है। तो इतना स्मूथ चेंजिंग फोर्स, जो चेंज होने वाला जो फोर्स होता है, उसके द्वारा किया हुआ जो वर्क डन है वो हमको इंटीग्रेशन प्रोसेस से ही निकालना पड़ता है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन। चलो ठीक है, ये पहले जो हमने लिखा था कि dw जो है, dw is going to be the work done in a very small step, that is f into dx, but the total work done w can be actually found out by the summation of, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन करने के टाइम ये एक बात देखी थी कि एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ f into dx is actually going to be the summation of fi dxi, and limit of this sum as dxi tends to 0। तो जब ये इंटरवल का जो लेंथ है या इंटरवल का जो थिकनेस है वो जब 0 की तरफ अप्रोच करता है, तो इन द लिमिटिंग केस दिस समेशन बिकम्स इंटीग्रेशन, एंड दैट इज वी हैव टू यूज हियर। दैट मींस इंटीग्रेशन ऑफ dw करने का मतलब क्या है, हमको समेशन fi dxi करना है, लेकिन उसका लिमिट लेना है एज दिस इंटरवल बिकम्स 0, एंड दैट इज इंटीग्रेशन सिंपली। तो इसलिए हमको वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से मिलता है, इंटीग्रेशन ऑफ f into dx हियर इन दिस केस। तो ये हमको याद रखना है। बट ये फॉर्मूला कब यूज करना है समझा ठीक से, व्हेन द फोर्स इज वेरिएबल, फोर्स इज गोइंग टू बी डिपेंडिंग अपॉन द डिस्प्लेसमेंट इन सम वे लाइक दिस, बाय अकॉर्डिंग टू सम इक्वेशन लाइक x square plus 4 या x square minus 4 या x cube plus 3x square plus 2, ऐसा कुछ तो भी, जो भी f और x के बीच में जो है रिलेशनशिप वहां पे दिया होना जरूरी है, तभी जाके हम ये बात कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f into dx कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो दिस इज द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, रिमेंबर दिस करेक्टली। And no doubt we can just find out the work done by variable force by using the area under the curve also. If it is more simple than finding the integration, then we can just directly find out the area under the curve and get the work done finally, as we have already done it here in this case. Yes. And at the same time, all the properties of dot product, since work done is defined as the dot product of force and displacement, so all the properties of dot product will just be inherently copied to the work done. तो वर्क डन के जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज के जैसे ही होंगे जरूर, जैसा कि हमको पता है ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले वो तो उल्टा पुल्टा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे करता है, वो तो ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि इफ द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, then their Yes, sir. Dot product is 0. Zero. So this thing can be applied to work done also. If suppose the force is perpendicular to the displacement, s bar bolo ya x dx x bar bolo, Work done will be 0. yes, so in that case work done can be considered as 0, no doubt. तो ये तीसरा प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं। चौथी बात ये हम समझ सकते हैं कि if f bar is inclined with s bar with an acute angle, तो मतलब अगर थीटा जो है वो अगर लेस देन 90 है, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि वर्क डन विल बी पॉजिटिव। That is one of the property of dot product. And again we can just see that is if suppose theta is greater than 90, means if suppose the Work done is negative. force and displacement are inclined at obtuse angle, then the work done in this case will be actually Negative. And even sixth property we can say the maximum value of work done. Okay, work done will be maximum only when the angle theta between them is 0, and this maximum value can be written to be simply f into Fs. s, no doubt. And the work done will be minimum the angle between them is 180 degree, and this Minus value Fs. can be obtained to be simply minus of f into s, as it is here. And at the same time, seventh property is that if suppose this f bar is expressed in terms of I bar, j bar and k bar, like fx into I bar plus fy into j bar plus fz into k bar, and suppose the displacement vector s bar is expressed as sx into I bar plus sy into j bar plus
sz into k bar. Then we can just get the work done to be simply the dot product of this force vector and displacement vector, which should actually be equal to fx into sx plus fy Fy into Sy, fz into sz. Z into Hz. And in some cases it may happen that the displacement is not given directly, but it is given in terms of the endpoints of the position vectors of endpoints. Like for example, if suppose the particle moves from the point A to the point B, and suppose that coordinates of A is given as x1, y1, z1, and suppose the coordinates of B is also given to be x2, y2 and z2 respectively, then the displacement vector, that is AB bar, which can be also called as S bar, will be found out just by subtracting the position vector of A bar from the position vector of B bar, B here. That means S bar can be written as AB bar, and this AB bar can be written as B bar minus A bar, where B bar can be expressed in terms of I bar, J bar, K bar again to be simply x2 I bar plus y2 J bar plus z2 K bar minus x1 I bar. Yes. So x1 I bar Plus y2 J bar. y1 J bar plus Sorry. z1 K bar in this way. And finally, we can just get this x2 minus x1 in one bracket, and I bar can be taken common outside the bracket. And Minus x1 I then cap. this will be x2 minus x1 into I I cap plus y2 minus y1 into j cap plus z2 minus z1 into k cap, and this will actually be called as a displacement vector in this case, which you have to take here as for dot product in this case. तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट के लिए अगर हमने ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो वाला अगर यूज किया तो उस केस में हमको क्या मिलेगा, द fx should be multiplied with xx, which is going to be this x2 minus x1 actually here, and that is plus fy into the y component of displacement, that is y2 minus y1 here, and fz is multiplied with z2 minus z1, which is nothing but the z component of the displacement in this way here. So these are the formulae for finding the work done in different situations. Okay, if suppose f bar and s bar are expressed in I bar, j bar, k bar, then we can just use these formulae in that case. और इससे भी आगे जाके देखो, अगर suppose in some situation, suppose the force is expressed in terms of I bar, j bar and k bar, but the components of the force are not constants. ठीक है, they are suppose variables. Okay, मतलब ये f bar के जो components है वो suppose constant नहीं है, वो suppose variables है. तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में फिर से हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बट इन दैट केस we'll have to integrate the dot product of f bar and dr bar. Remember, the most general formula for work done will be, I'm writing it here, okay, suppose f bar is expressed like fx into I bar plus fy into j bar, मतलब j cap plus fz into k cap. Okay, but the displacement vector will be very small. Okay, it will be a small part of displacement. जैसे यहाँ पे हमने देखा कि a b bar, it's a finite displacement, right? A and b are the 2 points which are separated by some distance, and the vector joining them is actually going to be the displacement vector here. But जब हम इसको सबट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमको x2 minus x1 मिलता है. इस x2 minus x1 को हम एक तो dx डेल्टा x बार भी लिख सकते हैं, ठीक है, डेल्टा x, या इसको y2 minus y1 को हम सिंपली डेल्टा y ऐसा भी लिख सकते हैं, और इस z2 minus z1 को सिंपली डेल्टा z ऐसा भी लिख सकते हैं. अभी डेल्टा z का मतलब यही होता है, डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z, these are simply the finite displacements, फाइनाइट चेंजेस. तो ये चेंजेस है, लेकिन अगर वो बहुत छोटे हैं, मतलब ये ए और बी पॉइंट जो है वो बहुत बहुत नजदीक है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये जो इन दोनों का बीच में का जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा बनेगा. इट विल बिकम वेरी वेरी स्मॉल, एंड इन दैट केस वी कैन जस्ट राइट इट एज dx here. So dx into I cap plus dy into j cap plus dz into k cap, and this will actually be the dr bar, which is going to be the
displacement vector here in this case. Okay, and this displacement vector, ठीक है, is to be carried out, is to be considered here. तो ये dr bar जो है वो हमको मिलेगा simply dx I cap plus dy j cap plus dz into k cap, and then we'll have to find out the work done just by taking the integration of the dot product of the force vector and this displacement vector here. So when we just put all the values here, then we can just get this f bar to be replaced by fx into I cap. चलो इसको हम थोड़ा स्मॉल f लिखेंगे, ये सब स्मॉल ही लिखेंगे बिकॉज दे आर वेरिएबल्स. ओके, सिर्फ इतना ही रीजन है उसके पीछे, बाकी कुछ नहीं. So here it will be okay. So f bar will actually be replaced by fx into I cap plus fy into j cap plus fz into k cap, and the dot product of this is to be carried out from with dr bar, which is actually going to be dx I cap plus dy into j cap plus dz into k cap here. And if you just open the dot product here, then the dot product will consist of three terms. Okay, first of which is just the product of the coefficients of I cap in both here, which will be simply fx into dx here plus fy into dy plus fz into dz. This will be actually the dot product, and यहाँ पे हमको रुकना नहीं है, यहाँ पे हमको यहाँ से इंटीग्रेशन चालू होता है. This is to be integrated from the initial point, which can be having the position vector like r1 bar, and the second last point can be considered to be the having the position vector of r2 bar, like this. So this will be the most general formula for finding the work done in case when force is variable and even it is not in the same direction as that of the displacement. So we'll have to integrate the dot product of force vector and displacement vector taken at every point of this path. ठीक है, तो उस पाथ के अंदर जितने भी सारे पॉइंट्स है, उन सभी पॉइंट इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे ऑब्वियसली. तो सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स के ऊपर हमको एफ बार और डी आर बार का प्रोडक्ट करते जाना है और उसका इंटीग्रेशन करना है. तो ये प्रोसीजर होगा वर्क डन निकालने के लिए. चलो अभी हम एक एक एग्जांपल लेंगे फटाफट. सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फास्ट. Okay. Okay, so let us know a question of force, variable force F bar, which is given by the formula x square plus 4 Newton. Okay, acts on a particle and make or moves the particle from x equal to 0 to x equal to 8 along x axis. Okay, find out the work done in this process. Okay, इस फोर्स के द्वारा किया हुआ जो वर्क डन है
वो सपोज हमको ढूंढ के निकालना है, तो क्या करेंगे? तो यही हमको देखना है कि ये फोर्स जो है वो यहाँ पे वेरिएबल है, और फोर्स वेरिएबल होने की वजह से हमको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, तो इसलिए वर्क डन का जो फॉर्मूला है, लेकिन एटलीस्ट इतना तो यहाँ पे हम समझ में आ रहा है कि फोर्स जो है, ये फोर्स का इसके डायरेक्शन के बारे में कुछ दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि द फोर्स मूव्स इट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 8, और इस फोर्स के अंदर सिर्फ x कोऑर्डिनेट ही है, तो उससे ये क्लियर हो जाता है कि फोर्स इज गोइंग टू बी अलोंग x एक्सिस ओनली। ये जो फोर्स है वो x एक्सिस के डायरेक्शन में ही काम कर रहा है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे I बार अगर लिख दिया तो उससे क्लियर हो जाएगा कि द फोर्स विल बी एक्टिंग अलोंग द x एक्सिस ओनली, ठीक है। या तो फिर अगर किधर भी अगर मेंशन किया हुआ है कि फोर्स इज एक्टिंग अलोंग x एक्सिस, देन इट्स ओके, वी कैन जस्ट यूज इट हियर that it is along x axis only। तो आप यहाँ पे एटलीस्ट देखो कि force is going to be along x axis and displacement is also going to be along x axis, so we are not to worry about the other components of the force। मतलब यहाँ पे दूसरे components, y component या z component, उसके बारे में हमको सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बट सिंपली एक ही एक्सिस के डायरेक्शन में हमको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ f बार डॉट s बार हमको ढूंढ के निकालना है, या f बार डॉट, चलो ठीक है, f बार नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, सिंपली वी कैन जस्ट से दैट दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ f इनटू dx सिंपली। तो अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ f कितना है, देखो यहाँ पे ये हमको मिल रहा है x स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया फोर्स का वैल्यू, एंड दैट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विद dx, एंड दैट इज टू बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू 8 in this way here। So in this way we can just try to find out this integration। So integration of x square is simply x cube upon 3 plus 4 का integration जैसा कि हम जानते हैं it is 4x, and this is from 0 to 8 here, so that we can just get this Sir, 64 by 3. yes, so 512 by 3 plus plus 32 minus 0 does not make any difference, and finally we are going to get this as, तो इधर ही उसको डिवाइड कर दो, तो 3 1 जा 3 17 जा and 0.6 या 7, so 170.6 plus 32 which actually becomes 202.67 joule। This will be actually given as the work done in this case, remember, okay। Yes, sometimes instead of giving the force directly, they may give the mass and acceleration in terms of the vectors, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल if the mass of body is suppose 2 किलोग्राम and its acceleration is already given, तो उस केस में हमको मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे हमको फोर्स मिल जाएगा, एंड देन फोर्स कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे फोर्स को हम यूज कर सकते हैं वर्क डन निकालने के लिए। इससे भी आगे जाके कभी कभी ना सिंपली डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं, देखो द पार्टिकल मूव्स along x axis according to the equation, suppose its x coordinate is given by 2 plus t minus t square, okay। ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे रखा है, चलो और एक t क्यूब भी ऐड कर लो उसके अंदर, और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। देखो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलरेडी गिवन हियर टू बी लाइक दिस, एंड चलो ठीक है, पहले हम ये करेंगे सिंपली टी स्क्वायर तक ही करेंगे, और उसके बाद फिर और टी का क्यूब वाला जो सम है वो उसके बाद में करेंगे। तो देखो यहाँ पे द पार्टिकल मूव्स अलोंग दिस एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, फाइंड द वर्क डन फ्रॉम, अभी उसमें भी x का जो वैल्यू है, x का इनिशियल और फाइनल वैल्यू दे सकते हैं नो डाउट, लेकिन सपोज उन्होंने x का इनिशियल और फाइनल वैल्यू नहीं दिया है, टाइम का दिया है, फ्रॉम टाइम t इक्वल टू 0 टू टाइम t इक्वल टू सपोज 1, चलो टाइम t इक्वल टू 4, ओके, ये दे रखा है, देखो ठीक से वर्क डन फ्रॉम टाइम t इक्वल टू 0 टू टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड्स, ये हमको दे रखा है। तो हाउ विल यू फाइंड आउट द वर्क डन इन दिस केस? देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सिर्फ दिया हुआ है, बाकी हाँ
मास दिया हुआ है, पार्टिकल ऑफ मास, चलो 1 किलोग्राम ही पकड़ लेते हैं, मास ऑफ द पार्टिकल इज ऑलरेडी 1 किलोग्राम, नो डाउट. व्हाट विल वी डू हियर? सर यहाँ पे डिफरेंशिएट करना होगा क्या? Because करेक्ट, that is what we have to see here, because displacement का इक्वेशन अगर दिया हुआ है जो कि 2 + t - t स्क्वायर, तो इससे हम डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, है कि नहीं? तो वेलोसिटी कैन बी ऑब्टेन्ड टू बी सिंपली dx/dt, that is derivative of displacement with respect to time, which will actually be 0 plus t का डेरिवेटिव 1 minus 2t, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, that's all. So this is going to be the expression for velocity, and now we'll just differentiate this once again so as to get the acceleration. So acceleration, we know that it is going to be dv/dt, so we can just say only 2. derivative of 1 is 0 Acceleration is constant. minus 2 into 1. So acceleration is actually found out to be -2 meter per second square. Okay, once we get the acceleration, we can find out the force. Mass into Yes, mass into acceleration. minus 2 mass into acceleration. So here it will be, mass is already 1 kilogram, -2 1 Newton. minus 2, which comes out to be -2 only. Yes, so this is the force obtained here, and since there is no term in time here in this expression for the force, we can just conclude here that the force is going to be constant. Okay, फोर्स कांस्टेंट है, ये कंफर्म हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर किधर भी t वाला टर्म नहीं है, t के जो टर्म है उसका डेरिवेटिव निकालने की वजह से वो गायब हो गया, ठीक है, और फाइनल एक्सेलरेशन के अंदर ही नहीं आ रहा है, तो फोर्स के अंदर आने का सवाल नहीं पैदा होता, तो इसलिए फोर्स कांस्टेंट है, ये हमको कंफर्म पता चल गया. अभी हम वर्क डन निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है, क्योंकि अब देखो इसके लिए हमको वर्क डन निकालने के लिए हमको इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे फोर्स तो कांस्टेंट है, तो सिंपली F इंटू डेल्टा एक्स या F इंटू एस हम कर सकते हैं आराम से, क्योंकि फोर्स ऑलरेडी कांस्टेंट है. लेकिन हाउ विल यू फाइंड आउट दिस S इन दिस केस हियर? सर t की वैल्यू डालेंगे सर उसमें. हाँ, तो t का वैल्यू x के अंदर डालेंगे, x की इक्वेशन के अंदर, तो हमको दो वैल्यूज मिलेंगे x1 एंड x2, और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है या डिफरेंस है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होने वाला है. तो इसलिए पुट t इक्वल टू 1. सर t equal to equal to 0. तो x1 will be actually equal to this. Sir, t is equal to 0. one नहीं 0 sorry correct. Sir, only 2 आएगा. X is equal to 2. So 2 plus 0 becomes 2 only. Yes, and if we just put t equal to 4 here 0 in the same equation, यहाँ पे तो 2 plus 2 नहीं 2 plus 4 which is minus 8 minus 16 minus 8 2 can be found out to be 2 minus plus 8 4 minus 16 नहीं 16 ना, हाँ तो minus 8 तो minus 8 10 रे, हाँ 10 minus 10 ना. yes sir, minus 10. Yes, so this is minus 10 meter going to be here. Okay, तो x1 मिल गया, x2 मिल गया. अभी हमको यहाँ पे s निकालना है. s का मतलब क्या है? It is going to be actually x2 minus x2 minus x1 which is actually going to be minus 10 minus 12 meter. here, which is going to be actually minus 12. 24 जूल हो जाएगा सर आंसर. Correct. Yes. Minus 24 joules. So force is going to be minus 2 Newton here, and that is to be Into minus 12 24 joule. joule. This is positive. उसका भी रीजन बता सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो x1 से x2 तक, मतलब वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के डायरेक्शन में है, और फोर्स का जो हमको मिल रहा है इक्वेशन जो कि -2 न्यूटन, एक्चुअली वो -2 I कैप रहने वाला है, -2 I कैप, जिसका मतलब ये होता है कि इट इज डायरेक्टेड इन द बैकवर्ड, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस अगेन. So since the force is in the same direction as that of the displacement, we can just make sure that the work done is going to be positive here also. तो ये हम समझ सकते हैं. तो इस स्टेप में हमने वैसे किया ना जैसे हम पहले करते थे, b minus a वैसे x2 minus x1. हाँ बराबर है ना, क्योंकि देखो अगर ये x एक्सिस है तो ये ओरिजिन है, तो पहले किधर था पार्टिकल? x1 डिस्टेंस पे, मतलब ही वो 2 कोऑर्डिनेट्स पे था, 2 मीटर कोऑर्डिनेट पे, लेकिन x2 मतलब वो कहाँ पे चला गया? -10 मीटर पे चला गया, तो यहाँ पे वो चला गया -10 जिसका x कोऑर्डिनेट रहने वाला है, तो इसको हमने x2 बोल दिया. तो अभी हमको डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना होता है?
तो डिस्प्लेसमेंट एक्स एस बार इज एक्चुअली गोइंग टू बी x2 माइनस x1 इंटू आई कैप। तो यही हमारा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। तो इसमें x2 मतलब -10 -2 यही हमको मिल रहा है इंटू आई कैप, जिसका सीधा मतलब ये भी होता है कि -12 आई कैप। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली गोइंग टू बी नेगेटिव। Displacement is going to be 12 meters and it is in the direction of negative direction of x-axis because already particle was at 2 meter distance on the right side and it goes to the -10 meter coordinates which is at the left side. तो right to left वो जा रहा है, तो इसलिए उसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो नेगेटिव ही होगा जरूर, और उसकी वजह से हमको यहाँ पे s बार मिल रहा है। And once you get s bar and f bar, we can just multiply them together, and since they are constants, there is no need to take the integration in this case, and we can just find out the work done directly here. Just take the screenshot of this. Okay. अभी एक थोड़ा सा जैसे मैंने अभी बोला था कि x के इक्वेशन के अंदर अगर t क्यूब वाला टर्म भी अगर आता है तो उस केस में क्या गड़बड़ होगा वो हम अभी देखेंगे। सर तो फिर जो फोर्स है ना वो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। करेक्ट, वेरिएबल होगा वो। राइट राइट। सपोज दिस फोर्स वेक्टर इज गिवन एज t प्लस t क्यूब इनटू i कैप, ठीक है, एंड इट एक्ट्स ऑन द पार्टिकल एंड मूव्स इट simply we have to find out the work done from t equal to 0 to t equal to 1 second. ओके, देखो ठीक से 0 से लेके 1 सेकेंड तक हमको उसका इंटीग्रेशन करना है, मतलब वर्क डन निकालना है। तो नहीं, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ओके, मतलब x कोऑर्डिनेट जो है, इस x कोऑर्डिनेट को हम बोल सकते हैं यहाँ पे x coordinate is already given by this equation here. तो x coordinate तो हमको दिया हुआ है। According to this particle equation, the particle is moving. Okay, and we have to find out the work done from t equal to 0 to t equal to 1, and particle is of mass of the particle is suppose 2 kilogram. Okay, 2 किलोग्राम पार्टिकल का मास दिया हुआ है, ठीक है, और वो इस इक्वेशन के हिसाब से मूव कर रहा है। तो t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 1 तक हमको उसका डिस्प्लेसमेंट ढूंढ के निकालना है। हाउ कैन वी डू दैट? सी, सबसे पहले हमको क्या करना है सर, डिफरेंशिएट करना है वेलोसिटी निकालना है, वो भी 2 बार। ओके, तो पहली बार निकालेंगे तो वो आएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 3t स्क्वायर, राइट, ये हो गया। और एक्सेलरेशन आएगा 6t 0 प्लस 6t, करेक्ट। तो ये हो गया एक्सेलरेशन, जिसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं मास से, जिससे हमको मिलेगा फोर्स। तो फोर्स F विल बी 12t इनटू a। इस स्टेप में क्यों नहीं इंटीग्रेट? क्या बोल रहे हैं सर? मैं बोल रही थी कि हम यहाँ पे क्यों नहीं इंटीग्रेट कर सकते? कहाँ पे? इस डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेट करके क्या करेंगे ना, देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू dx होता है ना फॉर्मूला। मतलब हमको इंटीग्रेशन f का करना है, x का इंटीग्रेशन करके क्या करेंगे ना, हमको फोर्स पता ही नहीं ना यहाँ पे, समझा ठीक से। फोर्स निकालने के लिए हमको एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी चाहिए, और वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट से हमने पहले डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी का इक्वेशन निकाला, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकाला, इस एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करने से फोर्स मिल गया। अब ये फोर्स जो है, दिस इज रेडी फॉर इंटीग्रेशन नाउ। तो ये फोर्स जो है वो कितना मिल रहा है हमको, देखो F इज ऑब्टेन टू बी 12t न्यूटन। ओके, एंड दिस इज आल्सो अलोंग x एक्सिस ओनली, ठीक है। तो ये x एक्सिस के डायरेक्शन में ही है ये फोर्स, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस x को डिफरेंशिएट किया है। This x is already along x axis, particle is moving along x axis only, and that's why the force will also be along x axis only, and hence now we have to put this value of force here। यहाँ पे हमको इस 12t को डालना है, ठीक है, लेकिन अभी इसमें देखो वेरिएबल तो t है ना, तो यहाँ पे अगर वेरिएबल t डाल देंगे, मतलब 12t डाल भी देंगे, तो भी इंटीग्रेशन तो हमको dx का करना है,
विथ रिस्पेक्ट टू dx करना है. सो व्हाट विल वी डू विद दिस dx नाउ? dx का क्या करेंगे? देखो उसके लिए एक सिंपल सी बात ये है कि हमको ये जो x का जो इक्वेशन है, x जो कि t प्लस टी क्यूब दिया हुआ है, उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है. We have to differentiate it with respect to x, t, and we have to got it as dx by dt. Okay, dx by dt. What is this dx by dt is going to be? Velocity. 1 plus plus 3t square. 3t square. Then we can just have this dx to be simply 1 plus 3t square into dt. And then this dx value here, we have to substitute here. And we have to integrate this from 0 to 1. So that we can get this work done to be simply f, which is simply 12t into dx, which is actually 1 plus 3t square into dt. And hence you can just take this 12 common, and only this t can be distributed to both of the terms so as to get this t plus 3t cube t cube dt. and this is also from 0 to 1. तो अभी यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर पाएंगे t square by 2 square by 2 plus 3t cube t raised to 4 by 4, and that is 0 from 0 to 1. So here we can just get this as finally 1 डालेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 1 by 2 plus यहाँ पे मिलेगा 3 by 4. Minus 0 does not make any difference. So here it will be if we just distribute this 12 inside, then we can just get this 6 plus 3 4s are 12, so 3 3s are 9. So 6 plus 9 comes out to be 15 joule as a final. Okay, so this will be the finally work done which we obtained it here. ठीक है, तो यहाँ पे चेंज यही है कि डिस्प्लेसमेंट को हमने टाइम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया था, लेकिन टाइम वेरिएबल है और उसकी वजह से यहाँ पे हमको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ा 2 बार, और एक्सेलरेशन भी वेरिएबल मिला, और फोर्स जो है वो फोर्स का एक्सप्रेशन हमको मिल गया, लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ टी मिला, जबकि हमको पता है कि हमको फोर्स को विथ रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट करना होता है. तो ये dx का वैल्यू निकालने के लिए हमने x का जो डेरिवेटिव है उसमें से dt उस तरफ शिफ्ट करने से हमको dx का वैल्यू मिल गया, और वो भी t के फॉर्म में ही है, t और dt के फॉर्म में है. तो ये dx का वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दिया, तब जाके ये पूरा जो इंटीग्रल है वो t के फॉर्म में आ गया, और तभी हम उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे. नहीं तो ये f जो है वो अगर t के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है और ये dx जो है वो x के फॉर्म में अगर रखा, तो ये दोनों वेरिएबल्स होंगे और विल जस्ट स्टक हियर, विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म दिस इंटीग्रेशन आफ्टरवर्ड्स. ऐसा नहीं कि 12t को डाल दो और t का इंटीग्रेशन लिख दो t raised to 2 upon 2, नहीं, क्योंकि यहाँ पे dx है, उस dx को हमको मैनेज करना पड़ेगा. we'll have to express this dx in terms of dt because force is already expressed in terms of t, so we have to express dx also in terms of t and dt so that we can just perform this integration in terms of t only. तो पूरा एक ही वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए, तभी हम इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं. और ये जो लिमिट्स है 0 और 1, ये लिमिट्स भी किसके है? t के है ना, तो इसलिए हमको t के फॉर्म में एक्सप्रेस करना कंपलसरी ही है यहाँ पे, तो तभी हम वो कर सकते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर इसको x के फॉर्म में इंटीग्रेट करने, x के फॉर्म में एक्सप्रेस करने से हो सकता है क्या? चेक करो एक बार, क्या हम f को x के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन. तो इसको t को x के फॉर्म में उल्टा एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है, इट विल बी पॉसिबल इन सम केसेस. अगर ये इक्वेशन ऐसा नहीं होता ना, तो वो t को हम x के फॉर्म में एक्सप्रेस करके भी फोर्स को इंटीग्रेट कर सकते थे. उसका मैं एक एग्जांपल कल बताता हूँ. ठीक है, उस टाइप का जो इक्वेशन है वो हम थोड़ा कल करेंगे, लेकिन याद रखो यहाँ पे कि इस क्वेश्चन के अंदर हमको वैसे ही करना पड़ रहा है कि f को t के फॉर्म में और dx को भी t के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ रहा है, और तभी ये इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी पॉसिबल. जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो एंड वी विल जस्ट स्टॉप.